पेज नंबर 53 क्वेश्चन नंबर 1 किस किस को पूछना है, किस किस को सवाल भी समझ में नहीं आया। फॉर द सिंबल ऑफ H, D and T टेबुलेट 3 सबएटॉमिक पार्टिकल्स फाउंड इन ईच ऑफ देम। तो 50 पेज नंबर 53 क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें देख लो क्या बात कर रहा है वो, H, D और तो हमने पढ़ा था ना कि H, D और T क्या है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो ये क्या है, हाइड्रोजन के अलग अलग आइसोटोप। और हमने पढ़ा था कि आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास अलग अलग होता है। तो ये क्या था 1, 2 और 3। तो तुमको पता है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतना ही क्या होता है एटॉमिक नंबर। तो अगर हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करें तो कौन कौन होगा, एक इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, प्रोटॉन की बात करेंगे और न्यूट्रॉन की बात करेंगे। न्यूट्रॉन को अपन N0 लिख सकते हैं जिस पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक। तो इस पे को अपन लिख लेते हैं। तुम बताओ कि इन सब का एटॉमिक नंबर कितना है 1। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, 1 और इस बात में कोई समस्या है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस बात में कोई समस्या नहीं। अब बात करते हैं किसकी, न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन हमको पता है क्या होता है, ऐसा पार्टिकल जिसपे कोई चार्ज नहीं है। और हमको एक और बात पता थी क्या, कि जो एटॉमिक मास होता है वो सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस सम ऑफ प्रोटॉन होता है। ये पता है कि नहीं पता। तो अब बताओ मेरे को कि अगर प्रोटॉन पता है, एटॉमिक मास मालूम है, तो क्या हम न्यूट्रॉन बता सकते हैं। तो इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे 0, तभी तो सम कितना आ रहा है। अगर अपन यहाँ पे सम भी लिख लेते हैं, एटॉमिक मास की बात करें तो वो क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो ये कितना आ रहा है 1 + 0, इसीलिए ये कितना आ रहा है 1। इसकी बात करते हैं तो इसका ये कितना आ रहा है 1। प्रोटॉन कितने हैं, तो इसका मतलब न्यूट्रॉन कितने होने चाहिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। तो तुम देखो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन बराबर कितना होना चाहिए 2, और वो यहाँ पे 2 आ भी रहा है। समझ में आ गई। अब ये वाला तुम लोग बता दो यहाँ पे कितने न्यूट्रॉन होंगे। तो इसीलिए जो एटॉमिक मास है वो कितना आ रहा है, और वो आना भी चाहिए। अब बताओ किस किस को समझ में आ गया, सिंपल है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आ गया है क्वेश्चन नंबर 2। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार। तो हम लिख लेते हैं। एक बात बताओ कि अगर आइसोटोप की बात करें तो आइसोटोप में हमने क्या देखा था कि ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, एटॉमिक मास। तो अगर अपन किसी भी आइसोटोप की बात करते हैं तो दोनों आइसोटोप में, किसी भी एलिमेंट के दोनों आइसोटोप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे कि अलग अलग, सेम। अब अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी, सेम की अलग अलग, सेम होगी। तो आप किसी का भी लिख लो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। अगर हम क्लोरीन 35 की बात करें, सॉरी क्लोरीन 17 और 35 और क्लोरीन 17 और 37, तो अगर इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने बैठेंगे तो कितना आ जाएगा। तो तुम बोलोगे कि 17 इलेक्ट्रॉन है, तो 17 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे 2, 8 और अब इसके लिए भी यही है और इसके लिए भी, क्योंकि दोनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन है। तो इस पॉइंट को तुम ध्यान रखना कि आइसोटोप अगर है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहेगा उनका, ये पॉइंट तुमको ध्यान रखने वाली बात है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब आइसोबार की बात करते हैं तो आइसोबार में अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं अलग अलग। तो हम किसकी बात कर लेंगे, आर्गन की और कैल्शियम की। इसका कितना होता है 40, इसका कितना होता है 40, ये कितना है 18 और ये कितना है 20। तुमको पता है ना आर्गन जो है वो कितना 18, यानी कि 2, 8 और 8, लास्ट सेल में कितने आ गए। इसका मतलब ये भाई साहब कौन है, संत आदमी है कि नहीं है। इनको दुनिया से कोई मोह माया नहीं है, इनको ना किसी को कुछ देना है ना किसी से कुछ भी लेना है। समझ में आई। पर इनकी अगर बात करें तो कितने हैं 20, तो 2, 8, 8 और कल बात करी थी ऐसा क्यों होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, इसका ये है, दोनों में अंतर है कि नहीं है। तो आइसोबार में अंतर आएगा, आइसोटोप में अंतर नहीं आएगा। ये वाला सवाल किस किस को समझ में आया एक बार और देख लो। और हाँ, किसी को और को डाउट है इसमें, तो इस तरीके से ये हो गया। आगे बढ़ जाएं। चलो चलो एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, पेज नंबर 54, 54 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 किसको पूछना है,
किसी को नहीं पूछना? तो किस किस के बेसिस पे तुमने डिफरेंशिएट किया है? मास, चार्ज और, तो एक बार लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन कौन से पार्टिकल है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम किसकी बात कर लेते हैं? मास की बात कर सकते हैं, पहले लेक्चर में कर ली थी वैसे तो। चार्ज की बात कर लेते हैं और पोजीशन की बात कर लेते हैं। तो सबको पता है इसका मास कितना होता है, इसका कितना होता है और इसका कितना होता है, ये बात पता है कि नहीं पता? इसका चार्ज +1 और 1 की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10 की पावर -19, +1 नहीं -1। और इसका +1 यही वाली वैल्यू, इसका 0। पोजीशन आउटसाइड न्यूक्लियस, इनसाइड न्यूक्लियस और इनसाइड, बस इतना बहुत है। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले की बात कर रहा है लिमिटेशन ऑफ जे थॉमसन मॉडल। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा था? थॉमसन, उसके बाद रदरफोर्ड, उसके बाद, तो तुम ये बताओ ये तीनों मॉडल में क्या खासियत थी कि पहले वाले के जो ड्रॉबैक थे वो दूसरे वाले ने क्या कर दिए थे? सॉल्व कर दिए थे। फिर उसके में जो ड्रॉबैक आए वो अगले वाले ने सॉल्व किए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अगर जे थॉमसन के ड्रॉबैक पूछ रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं? रदरफोर्ड ने जो फाइंड किया था। बात समझ में आ रही है? रदरफोर्ड ने क्या क्या फाइंड किया था वो तुम लिख दो। तो रदरफोर्ड ने क्या क्या किया था कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की बात इसने करी है, थॉमसन ने नहीं करी ना, तो वो उसका क्या हो गया? लिमिटेशन हो गया। फिर उसने क्या बोलते हैं, उसने बोल दिया था कि जो प्रोटॉन होता है वो पूरे चार्ज स्फीयर में घूमता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तो इस तरीके से जो भी बातें उसने करी हम लिख सकते हैं क्या? कोई दिक्कत है? मैं एक बार आंसर पढ़ के बता देता हूं इसने क्या क्या लिख रखा है। तो देखो पहली लिमिटेशन लिख रखी है जो मैंने अभी तुमसे बोली कि थॉमसन का जो मॉडल है उसमें न्यूक्लियस की कोई बात नहीं करी गई, ठीक है। दूसरी क्या लिख रखी है? हाँ, दूसरी वही वाली कि जो थॉमसन का मॉडल था उसमें इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी की कोई बात, वो इलेक्ट्रॉन कह रहा हूँ, एटम की स्टेबिलिटी की कोई बात। तो सिंपल है कि नहीं है? तुम शॉर्ट फॉर्म में लिख देना, पहला लिख देना कि नो मेंशन ऑफ न्यूक्लियस, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिख देना कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। 2 सिंपल पॉइंट, 2 नंबर मिल जाएंगे। आगे बात करूं क्वेश्चन नंबर 3, तो मैंने तुमको पहले ही बता दिया था रदरफोर्ड के में सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि उसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम पे कोई बात नहीं कर पाई थी, ठीक है। तो ये हो गया। इसने और ज़्यादा बता रखे हैं क्या? हाँ, तो सेम प्रॉब्लम उसके में भी थी, सेम उसके में भी थी, उसने भी नहीं सॉल्व कर पाई थी, फिर आगे अगले वाले ने सॉल्व करी है। एक और जो रदरफोर्ड का वो है, एक तो क्या हो गया कि उसने एटम की स्टेबिलिटी की कोई बात नहीं कर पाई थी, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और दूसरा क्या हो गया कि उसने ये नहीं बता पाया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अलग अलग ऑर्बिट्स में किस तरीके से घूमते हैं। उसने बस ये बता दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बाहर हैं, पर वो कैसे होते हैं, किस तरीके से अरेंज होते हैं, उसने ये नहीं बताया था। तो 2 पॉइंट तुम इसमें लिख सकते हो। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो तो मैं पढ़ा ही चुका हूँ, तो उसमें अब अलग से बताने का कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, अब इनको हमको क्या करना है? कंपेयर करना है। तो तुम बताओ कंपेयर कर सकते हो क्या? जो इसने बताया था थॉमसन, कैसे कंपेयर करेंगे? यहाँ पे लिख देना थॉमसन, यहाँ पे लिख देना रदरफोर्ड और यहाँ पे लिख देना, अब इसने जो बताया वो लिख दो, इसने जो बताया वो लिख दो, इसने जो बताया वो लिख दो। तो अगर तुमने ये पढ़े हैं तो तुम लिख सकते हो। तो ये तो अपन कर ही चुके हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, समराइज द रूल्स फॉर राइटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स फॉर द फर्स्ट 18 एलिमेंट। तो क्या क्या रूल होते हैं कि जो नंबर ऑफ शेल है उससे पता लगता है कि उस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। फिर अपन बताएंगे कि पहली शेल में 2 आते हैं, दूसरी में 8 आते हैं, अगली में 18 आ सकते हैं। पर शुरुआत के अगर 20 इलेक्ट्रॉन की 20 एलिमेंट की बात करें तो शुरू में जो आते हैं वो 18 के बाद 8 के बाद 1 और 2 आते हैं, उसी में 9 और 10 नहीं आते हैं, वो बाद में आते हैं। वो तुमको आगे समझ में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग एग्जांपल्स ऑफ सिलिकॉन एंड, तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन के एग्जांपल लेके हमको बताना है कि वैलेंसी क्या होती है। तो वैलेंसी क्या होती है याद है तुम लोगों को? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटर मोस्ट।
तो अब वो किसकी बात कर रहा है, सिलिकॉन की और ऑक्सीजन की। तो हम पहले ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। सबको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर यानी कि Z बराबर कितना है। इसका मतलब इसके पास 8 क्या होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो K शेल में कितने जाएंगे, L में कितने जाएंगे। तो अपन को पता है K में 2 चले जाएंगे और L में 6 चले जाएंगे, क्योंकि 2 और 6 8 हो गया, इस तरीके से बन जाएगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, इसकी वैलेंसी होनी चाहिए 6। बट हमने पढ़ा था कि जब 4 से ज़्यादा होती है तो 8 में से माइनस कर देते हैं, इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी। तो इस तरीके से हो गया, बस पता होना चाहिए कि वैलेंसी क्या होती है। अब अगर सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन कितना होता है बेटा, Z बराबर 14 है। इसका मतलब क्या है, इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन, यानी कि K शेल, L शेल और M शेल तीनों आएंगी, 2 8 और 4, 2 8 और 4। अब 4 के बारे में बात क्या करेंगे, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 4 को तो तुम 8 में से घटा के भी बोल लो तब भी 4 आएगा, नॉर्मली बोलो तब भी 4 आएगा। तो ये वाला हो गया। शुरू के 7 सवालों में कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो आगे वो बोल रहा है कि एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता था, किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर जितने प्रोटॉन पाए जाते हैं उसी को उसका क्या बोला जाता है, एटॉमिक नंबर। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा है तो हम बोल देंगे ऑक्सीजन की बात कर लो, उसके एटम के अंदर कितने प्रोटॉन पाए जाते हैं, 8, इसीलिए उसका एटॉमिक नंबर कितना है। अब ऐसे ही तुम अपने मन से कोई से भी एग्जाम्पल दे सकते हो, एटॉमिक नंबर में कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं मास नंबर। मास नंबर में क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को उसका क्या बोला जाता है, मास नंबर। और उसमें ये भी लिख देंगे कि इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं कंसिडर करे जाते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सामने बहुत नेग्लेजेबल है, इसीलिए उनको कंसिडर नहीं करते। एग्जाम्पल की बात कर रहा है तो अपन किसका एग्जाम्पल दे लेंगे, ऑक्सीजन का ही दे लो। 8 प्रोटॉन पाए जाते हैं, 8 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तो एटॉमिक मास कितना हो गया, 16। ठीक है। आइसोटोप्स तो कल पढ़ाई दिए, आइसोबार्स तो कल पढ़ाई दिए, एग्जाम्पल भी दे ही दिए थे, आइसोबार को याद करने का तरीका भी बता दिया था। समझ में आ रहा है। हाँ, एप्लीकेशन वो तुम लोग पढ़ लेना, उसमें कुछ नहीं है। जरूरी क्या है, पता होना चाहिए कि आइसोटोप का इस्तेमाल क्या है। तो जरूरी तो है ही है, तभी तो लिखा है, पता होना चाहिए। चलो आगे बात करें। अब आगे बोल रहा है कि Na+ हैज कंप्लीटली फिल्ड K and L शेल्स एक्सप्लेन। अब तुम ये बताओ कि Na क्या होता है। अब यहाँ पे सोडियम की बात कर रहा है कि सोडियम प्लस की। तो सोडियम में और सोडियम प्लस में अंतर है, क्या अंतर है तो मैं बता देता हूं कि अगर सिर्फ सोडियम लिखा है तो उसको क्या कंसीडर किया जाएगा, एटम। इस पे क्या है, कोई भी चार्ज नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है। पर अगर सोडियम प्लस बन चुका है तो इस समय ये क्या बन चुका है, क्या बन चुका है, आयन। और अगर पॉजिटिव वाला आयन होता है तो उसको कैटायन बोलते हैं, और नेगेटिव वाला होता है उसको एनायन बोलते हैं। तो ये फर्क तुमको पता होना चाहिए कि अगर एटम पे चार्ज आ जाता है तो वो क्या बन जाता है। अब चार्ज क्यों आता है तो अपन ने बात करी थी, या तो इलेक्ट्रॉन आया होगा या गया होगा। प्लस वाले का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन गया है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है अपन देख लेते हैं। इसका क्या होता है 11, यानी कि 2 8 और 1, ये K शेल, ये L शेल और ये। अब तुम बताओ कि जो इलेक्ट्रॉन गया होगा क्या वो अंदर वाला जा सकता है, वो कौन सा जाता है हमेशा, तभी तो हम वैलेंसी के बारे में पढ़ते हैं। तो M वाला इलेक्ट्रॉन चला गया तो अकेला कौन सा बचा, 2 और 8, यानी कि K और L। और ये दोनों कैसे हैं, कंप्लीटली। इसीलिए जितने भी अपन ने बात करी थी ना कि जितने भी एलिमेंट होते हैं वो क्या चाहते हैं कि हमारी जो लास्ट शेल हो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर हम कंप्लीटली फिल होने चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन का मकसद जो है वो पूरा हो जाए। समझ में आ रहा है। तो इसका मकसद पूरा हो गया ना। इसीलिए Na जो होता है वो ज़्यादातर Na की फॉर्म में नहीं मिलता, वो Na+ की फॉर्म में मिलता है। क्यों मिलता है वो समझ में आ रहा है तुमको। Na जो होता है सोडियम, वो ज़्यादातर किस फॉर्म में मिलता है, Na+, क्योंकि उसको ऐसे ही रहना पसंद है। ऐसा वो होता है पर उसको ऐसा रहना पसंद है। समझ में आ गई। तो अब उसकी लास्ट शेल फिल्ड है कि नहीं है, तो इसका आंसर समझ में आ गया। चलो आगे बात करें। 10वां वाला किस किस से हो गया, 10वां वाला किस किस से हो गया, आंसर आ गया तुम्हारा। किस किस को पूछना है, चलो
तो मैंने बता दिया था पहली बात तो कि इस तरीके के सवाल तुम्हारे पास बार बार आएंगे, पेपर में भी आएगा ऐसा सवाल, मन से बना के दे दूंगा मैं। चलो इसमें क्या बोल रहा है, अच्छा अब पहली बात तो तुम देखो कि अगर इसमें ब्रोमीन की बात कर रहा है तो अपन को एक और एग्जांपल मिल गया आइसोटोप का, 3 तो कल पढ़ाए ही थे, अब अपन को एक और मिल गया तो तुम इसको भी देख सकते हो। अब ब्रोमीन की क्या बात कर रहा है, अब सबसे पहले तो तुम बताओ कि ये जो परसेंटेज दी है इससे हम लोग क्या समझते हैं कि अगर एक कोई सैंपल होगा तो उसमें इतना प्रतिशत ये मिलेगा, इतना प्रतिशत ये मिलेगा, समझ में आ रही है कि नहीं। अब इस तरीके के सवाल की सबसे बड़ी खास बात होती है कि सैंपल तो दिया नहीं है, सैंपल हम अपने मन से मान सकते हैं। तो तुम देखोगे अगर तुमको परसेंटेज का गणित पता है तो तुम बोलोगे कि हम मान लेते हैं एक ऐसा सैंपल जिसमें कितने एटम है, 1000 एटम है। 1000 एटम मानने से क्या फायदा है कि 1000 का हम परसेंट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, हम 100 का भी निकाल सकते हैं, और 100 का निकालते तो एटम किस में आते, पॉइंट में। तो इसलिए मैंने कौन सा नंबर ले लिया, ये समझ में आ रहा है किसी को, है ना। 100 क्यों नहीं लिया, 1000 क्यों लिया, समझ में आ रहा है। तो अगर 1000 एटम ले लिए इसके तो इसके हिसाब से 79 वाले कितने ब्रोमीन मिलने चाहिए और 81 वाले कितने ब्रोमीन मिलने चाहिए बताओ। तो तुम बोलोगे कि ऐसे मिलने चाहिए 497 और ऐसे मिलने चाहिए 500। तुम बताओ, ये परसेंटेज निकालना बहुत आसान हो गया। और अब अगर हमको पता है कि हमारा सैंपल ऐसा है तो क्या हम एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कि एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे 497 इंटू 79 प्लस 503 इंटू 81 अपॉन टोटल कितने हैं 1। समझ में आ रहा है तुमको, कोई दिक्कत है। अब इसकी कैलकुलेशन जो है वो कर लेंगे, आंसर कितना आ रहा है 80.00। अब ये कैलकुलेशन है, अब तुम लोग बोलोगे सर कैलकुलेशन करके दिखा दो, तो ये गणित की क्लास तो चल नहीं रही, कैलकुलेशन खुद से कर लेना। लॉजिक समझ में आ रहा है। अब इसी सवाल में मैं दूसरी तरीके से दे दूंगा। अच्छा तुम ये सोचो कि अगर तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि इस तरीके के सवालों में करते क्या है, तो जो टीचर है जो सवाल बनाएगा वो क्या क्या कर सकता है, वो इनकी वैल्यूज बदल देगा, इसकी बदल देगा, इसकी जगह 3 या 4 आइसोटोप दे देगा, पर कैलकुलेशन तो हमेशा ऐसे ही करनी पड़ेगी। तो हम सवाल तो कर ही लेंगे ना, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आता है। ठीक है, तो ये हो गया, तुमसे सबको समझ में आ रहा है। तो अगला वाला तुम देख लो, अगर तुमसे नहीं हुआ तो अब तुम कर सकते हो क्या। अगला वाला भी सेम है ना, अगला वाला भी सेम है, अगला वाला करके दिखाओ। अगले वाले में हमको एवरेज एटॉमिक मास दिया है और कुछ पूछ रहा है। अच्छा तो इसमें थोड़ा सा अलग है पर ठीक है, हो जाएगा। बोल रहा है कि एक कोई एलिमेंट है, हमें नहीं पता कौन सा, तो उसने बोल दिया कि एक कोई एलिमेंट है एक्स जिसका आइसोटोप पाया जा रहा है और उसका हमको कंपोजिशन नहीं मालूम। जैसे हमको क्लोरीन का पता है कि 25% और 75% होता है, पता है कि नहीं पता। इस तरीके से इसका भी कुछ ना कुछ कंपोजिशन होगा, वो हमें नहीं पता, पर हमको इतना पता है कि वो जो कंपोजिशन है उसकी वजह से एवरेज एटॉमिक मास कितना आ रहा है 16.2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हमको पता करना है कि कितना कंपोजिशन इसका है और कितना इसका है। तो अब एक बात समझो कि कोई भी कंपोजिशन होता है उसको किस में नापा जाएगा, परसेंटेज में। और परसेंटेज की खास बात क्या होती है कि वो हमेशा किस में नापी जाएगी, 100 से कंपेयर करी जाती है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक सैंपल है जिसमें इसके टोटल कितने एटम है, 100 एटम है, हमने ऐसा मान लिया। तुम 1000 भी मान सकते हो, 2000 भी मान सकते हो, पर सबसे सिंपल नंबर माना जाएगा तो वो कौन सा है। अब हम मान लेते हैं कि 100 एटम अगर अपने पास इस सैंपल के हैं तो हम मान लेते हैं कि ये वाले उसमें कितने हैं x। तो x एटम हमारे पास किसके हो गए, x एटम ऑफ जिसका मास कितना है 16 U वाले। अब तुम बताओ 100 में से x 16 U वाले हैं तो 18 U वाले कितने बचेंगे, 100 माइनस, हाँ या ना। अब अगर तुमको पता है कि एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है तो तुम फॉर्मूला बना सकते हो। तुम बोलोगे कि 16.2 शुड बी इक्वल टू 16 इंटू एक्स, तो 16x प्लस 18 इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम यानी कि 100। अब इसको सॉल्व भी तो करना है, फटाफट कर देंगे। इस 100 को इधर पहुंचाएंगे कितना आ जाएगा 1620।
दिस इक्वल टू 16x प्लस 1800 माइनस 18x। ये कितना हो गया, माइनस का 2x इधर बचेगा, ये इधर चले जाएगा। 1620 में से 1800 गया तो माइनस का 180 बच गया, माइनस से माइनस गया, x बराबर कितना आ गया 90। अब x बराबर 90 तो इसके कितने हो गए 90 एटम, इसके कितने हो गए 100 में से 90 गए तो 10 एटम। अब किसी चीज में से 100 में से 90 अगर इसके पाए जा रहे हैं तो ये कितना हो गया 90%, और ये कितना हो गया, यही आंसर है। समझ में आ रहा है? तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, और ये अच्छा सवाल है, मतलब तुमको पता होना चाहिए कि कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। किस किस को समझ में आया? आ रहा है ना? अब इसमें वेरिएशन क्या क्या आ सकती है किसी भी सवाल में। यहाँ पे 8 की जगह दूसरा नंबर दे देगा, 16 18 की जगह दूसरा दे देगा, इसकी जगह दूसरा दे देगा। समझ में आ रहा है? सॉल्व तो ऐसे ही करना है, तुम सीख लो। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि एक कोई एलिमेंट है जिसमें z बराबर कितना है 3, तो इसकी वैलेंसी बताओ। z बराबर 3 मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए, और नंबर ऑफ प्रोटॉन 3 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो किस तरीके से जाएंगे 2 और तो 1 अगर है लास्ट सेल में तो वैलेंसी कितनी हो गई 1। और कौन सा एलिमेंट होगा ये, तो हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम, तो ये लिथियम होगा। और कुछ पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा। आगे बढ़ जाएं, 13 की बात करते हैं। 13 में बोल रहा है कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटॉमिक स्पीसीज एक्स एंड वाई, इस तरीके से दे रखी है। अब तुम बताओ, तुमको प्रोटॉन मालूम है एक्स के और वाई के मालूम है, फिर एक्स के न्यूट्रॉन मालूम है और वाई के भी न्यूट्रॉन मालूम है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, मास नंबर बताना है। बड़ा सिंपल सवाल है। एक्स का मास नंबर कितना हो जाएगा 6 और 6 12, क्योंकि मास नंबर क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और वाई का क्या हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद वो पूछ रहा है कि इन दोनों में कोई रिलेशनशिप है। हाँ, तो हमने देखा था कि अगर एटॉमिक मास अलग अलग है और एटॉमिक नंबर सेम है तो वो दोनों क्या होते हैं, आइसोटोप कहलाते हैं। तो इनमें प्रोटॉन क्योंकि दोनों के सेम है तो एटॉमिक नंबर कैसा हो गया सेम, और एटॉमिक मास अलग अलग है तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के कौन कहलाएंगे, ये रिश्ता क्या कहलाता है, आइसोटोप कहलाता है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोप हैं तो ठीक है। और इसके बाद तुमको पता भी लग रहा होगा कि ये किसकी बात कर रहा है, C12 और C, कार्बन 12 और कार्बन 14 की बात कर रहा है। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 14, पहला स्टेटमेंट बताओ। पहला स्टेटमेंट किस किस को पूछना है, ट्रू है कि फॉल्स है? क्योंकि ये जो बात है वो थॉमसन ने करी नहीं थी, ये तो हमसे झूठ बोला जा रहा है, साफ झूठ है ये। कह दो कि ये झूठ है, कह दो कि ये झूठ है। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, कह दो ना। आगे बात कर रहा है न्यूट्रॉन इज, इससे ज्यादा झूठ क्या हो सकता है, ये झूठ है कि नहीं है, कह दो। सफेद झूठ। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट, ये तो थोड़ा सही सही सा लग रहा है, तो ये क्या है, ट्रू की ट्रू, ट्रू। आगे बात करते हैं। हाँ, अब ये डी वाला जो है वो तुमको नहीं पता होगा, डी वाला मैं बता देता हूं। तो डी वाला सबसे पहले तो इसका आंसर है फॉल्स। अब फॉल्स क्यों है वो सुन लो। तो आयोडीन का जो टिंचर होता है वो मेडिसिन में इस्तेमाल तो किया जाता है, जो घाव होते हैं उसको भरने के लिए, उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बट उसमें आइसोटोप ऑफ आयोडीन नहीं, ओरिजिनल आयोडीन ही इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए ये क्या हो चुका है, फॉल्स हो चुका है, क्योंकि इसने आयोडीन नहीं आइसोटोप ऑफ आयोडीन की बात करी, तो ये फॉल्स है। समझ में आ रहा है? तो अगर पेपर में आता है मान लो और उसमें मैं आइसोटोप नहीं लिखता तो फिर ये क्या हो जाएगा, ट्रू। समझ में आ रहा है? तो ट्रू और फॉल्स हमको पता होना चाहिए। आगे बात करें, समझ में आ गया ट्रू फॉल्स सारे? 15, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ, तो ये तो हमको पता ही है। आगे बात कर रहा है आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। डिफरेंट, पागल हो गए हो बेटा? आइसोटोप किसे कहते हैं? आइसोटोप उसे कहते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो
और एटॉमिक मास। अब अगर मास क्या है, मास जो होती है वो किसी भी चीज़ की उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर दो चीज़ों का मास अलग अलग है तो उनका फिजिकल प्रॉपर्टी भी तो अलग अलग होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक लड़का अट्टा कट्टा है और एक पतला सा है, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो गई ना। तो यहाँ पे अगर आइसोटोप की बात करें तो आइसोटोप क्या होता है, एक एटम भारी है और दूसरा हल्का है, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, डिफरेंट। और क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों में बराबर है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, सेम होंगी। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? कल पढ़ाया था ना कि आइसोटोप्स के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग। Cl माइनस की बात कर रहा है, Cl माइनस बता दो तुम लोग। Cl माइनस यानी कि एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है। अगर एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है, Cl अगर अकेला होता है तो वो कितना होता है, 17, पर एक आ गया तो अब वो कितना हो गया है, क्या उसके जीवन का मकसद पूरा हो चुका है? अब 18 अगर वो बन चुका है तो 2, 8 और 8, तो वैलेंसी कितनी होगी, 8 होनी चाहिए, पर हम कितनी लिखेंगे, 0। समझ में आ रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। तो अब इसने सोडियम की बात करी है, सोडियम प्लस की बात नहीं करी है, तो क्या होना चाहिए, 2, 8 और, तो इस तरीके से डी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बात करें, टेबल कंप्लीट करनी है, बोलो कर सकते हो? बताओ तो फिर। अगर एटॉमिक नंबर पता है तो क्या क्या पता है? मैं इस टेबल को बना लेता हूं, फटाफट से कंप्लीट करवा लेते हैं। अब अगर ये खाली है तो हमारा काम क्या है, इनको, हाँ वेरी गुड, क्या बात है। और किसी शब्द को उसका इस्तेमाल करना चाहेंगे आप? उर्दू में क्या करना है फिर इनको? खाली हम भर देंगे, तुम फिल करोगी, और कुछ? हाँ, तो अच्छा ये क्या है, एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर अगर पता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर पता है, तो मास नंबर बता सकते हैं क्या? सबसे पहले तो तुम बोलोगे कि सर अगर एटॉमिक नंबर पता है तो हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ, तो ये भी 9 होगा और ये भी। अब अगर ये दोनों पता लग गए हैं तो एटॉमिक मास कितना होना चाहिए, दिस प्लस दिस, यानी कितना आ जाएगा, 19। और जेड अगर 9 है तो ये कौन सा होना चाहिए, बोलो कोई दिक्कत है? आगे बात करें, सल्फर की बात कर रहा है, जेड पता है, ए पता है, तो क्या क्या बता सकते हैं? ये पता है तो फटाफट से क्या लिख देंगे, ये कितना है 16 और ये भी कितना है। और अगर ये 32 है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, क्योंकि 16 + 16 32 होना चाहिए। कोई दिक्कत है किसी को? आगे बात करते हैं, अगर प्रोटॉन की संख्या मालूम है, यहाँ पे भी पता है, यहाँ पे भी पता है, यहाँ पे भी पता है, तो क्या क्या लिख सकते हैं हम, उसका एटॉमिक नंबर। तो अगर प्रोटॉन 12 है तो ये 12 होना चाहिए, यहाँ पे 1 है तो ये 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 है तो ये। कोई दिक्कत किसी को? एटॉमिक मास पता है, प्रोटॉन पता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एटॉमिक मास पता है और प्रोटॉन पता है, तो हम क्या बता सकते हैं, नंबर ऑफ। तो ये 12 है, ये 24 है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, ये 1 है, ये 2 है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, ये तो दिया ही है। समझ में आ रहा है? जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, H+। क्यों बनेगा तुमको समझ में आ रहा है? क्योंकि जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने दे रखे हैं पहले से ही, 0, यानी कि इलेक्ट्रॉन है कि चला गया, चला गया, चला गया, तो उसकी याद में हमने क्या लिख दिया ऊपर, प्लस। चलो आगे बात करते हैं, तो प्रोटॉन पता है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 1, और ये 12 है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए। अब बात करो यहाँ पे अगर ये 2 है और ये 1 है, तो ऐसा किस में देखा था हमने, ड्यूटेरियम में, तो ये कितना होगा, समझ में आ रहा है? और ये कितना है, एटॉमिक नंबर 12, सब कुछ 12, तो ये कौन सा है? कोई दिक्कत है किसी को? पक्का हो गया ना? भर लोगे टेबल ऐसी? किस किस ने भर ली थी पहले से ही? सही है ना तुम्हारी, देख लो, या फिर मेरी सही है ना, देख लो। चलो, तो इस तरीके से आपका चैप्टर होता है समाप्त या फिर कंप्लीट। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला है और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं या फिर आपके कोई डाउट है
तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।